चलो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इधर देख लो हम कहाँ कहाँ पढ़ लिए। तीन दिन और पढ़ना है वर्ल्ड बुक। सबसे ज्यादा मजा आएगा इंडियन जियोग्राफी में। हम्म 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 देख लो। गर्मी बहुत हो रही है, मान नहीं। चलो चुप हो जाओ, बात ना करो। बात नहीं करना कोई सा भी। क्यों? क्योंकि सुनूंगा फिर क्वेश्चन यहाँ से, वो कल वाला भी सुन सकता हूँ, कल क्या समझाएगा था। अब तक हम क्या क्या पढ़ लिए मोटे मोटे तरीके से मैं यहाँ ब्रीफ करने जा रहा हूँ कि क्या क्या हम पढ़ लिए, देख लेना अच्छे तरीके से। मैडम आप वहां से खड़े हो, यहाँ बैठ कर। जल्दी बैठो, फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। देखो हम पढ़ रहे थे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। किसका? जब हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ लिया था ना, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर हमने ए पढ़ लिया था, ए भाग। देख लो कहाँ कहाँ पढ़ चुके हम। कोपेन की जलवायु, कोपेन का ना जो जलवायु का वर्गीकरण करा 5 भागों में कर दिया, ए बी सी डी ए, आया समझ में। और जो कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण था ना, उस आधार बनाते हुए, औसत तापमान और वर्षा को आधार बनाते हुए, कैंडोल के वनस्पति का जो वर्गीकरण था उसको आधार मानते हुए, जो हमारा ये क्या नाम था दूसरे वाला इसका, तो कोपेन ने इसे 5 भागों में बांट दिया। और जो ए भाग था ना, उसका नाम दिया गया था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसके बारे में हम पहले से स्टडी कर चुके। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा भूमध्य रेखीय जलवायु, जिसे हम ITCZ भी कहते हैं। ITCZ पढ़ा कि नहीं पढ़ा उसके बारे में? बहुत सारे पॉइंट लिखे उसके अंदर। उसके बाद हमने मानसूनी जलवायु पढ़ी। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत हमने सागरीय मानसूनी जलवायु और समाना तुल्य जलवायु पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये तो पढ़ा हमने अब तक यहाँ तक। उसके बाद हमने ये दूसरे नंबर का जो पॉइंट हमारा BHW, कल पढ़ा लिया, कल पढ़ लिया था हमने BHW के बारे में, पढ़ा था कल हमने BHW के बारे में। उसके बाद BWHW ये पढ़ लिया ना, आज हमें पढ़ लेंगे BSHW। मैंने कहा बी 2 भागों में बटा हुआ, BSHW से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो बी है ना, जो मनुष्य क्षेत्र, वो भी 2 भागों में, BSK और BWK, इसे पढ़ेंगे। आज हमारा सिलेबस होगा। उसके बाद हम सी भाग पर जाएंगे, जिस जो हमारा दूसरा क्या नाम था उसका, कोपेन ने जो था उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु नाम दिया, जो सी पार्ट को फिर से हम पढ़ेंगे। ये कहीं कल की क्लास में होगा। आज तो हम इसे समझेंगे। इसे भी हम किसे समझेंगे? BWHW हमने समझ लिया था, आज BSHW समझेंगे कि BSHW का मतलब क्या होगा, B का मतलब क्या होगा, S का मतलब क्या होगा, H का मतलब क्या होगा, W का मतलब क्या होगा। और सब तुम जानते हो, सारे सिंबल तुम जानते हो। आ जाओ फिर समझाने कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसे B भी 2 प्रकार का होगा, एक तो BSK होगा और BWK होगा, और उसके बारे में तुम लिख सकते हो। जब मेंस का क्वेश्चन लिखोगे तो मैं पूरा मेंस का क्वेश्चन बताऊंगा, बोलकर लिखोगे कैसे। आया था पूरी फॉर्मेटिंग, इतना उत्तर चलेगा इसका, इतना उत्तर इसका, ऐसा ऐसा होगा। जितने भी क्वेश्चन लिखवा रखे हैं 5-6 क्वेश्चन सारे डिस्कस होंगे, सब तमीज से। इसके बाद फिर यहाँ से कभी क्वेश्चन है जलवायु के वर्गीकरण से सवाल आगा ना, इस बाहर कभी डाटा नहीं आ सकता, चाहे पीडी का हो चाहे मेंस का हो, एक ही बार पढ़ना यही सफिशिएंट है। उसके बाद जब तुम एनसीईआरटी पढ़नी होगी, एनसीईआरटी का डाटा छोटा दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा, जो हमारे पास लिखा हुआ डाटा होगा। ठीक, चलो तो हम पढ़ते हैं बी, यो बी एस, जहां एस भी आ जाएगा ना, एस का मतलब मैंने तो बताया था सेमी हो, सेमी का मतलब अर्ध, और अर्ध का मतलब अर्धशुष्क गर्म। एच का मतलब गर्म नहीं होता, गर्म मरुस्थलीय, बी का मतलब मरुस्थलीय तो हो, मरुस्थलीय। उसके बाद ये डब्ल्यू नहीं आया, शुष्क शीत ऋतु जलवायु, शुष्क शीत ऋतु जलवायु, गर्म मरुस्थल एच। बी का मतलब क्या हो, मरुस्थलीय तो हो, और एस का मतलब क्या हो, अर्ध शुष्क गर्म। नाम बताओ, समझ में नहीं आया बी का क्या मतलब होगा, कौन कौन सी चीजें का, सब सारे सिंबल बता रखे मैंने, कौन कौन सी चीज का मतलब क्या हो। गर्म मरुस्थल के पूर्वी भाग में जहां औसत तापमान, औसत वर्षा 25 से 50 डिग्री प्राप्त होती है,
गर्म मरुस्थल के पूर्वी भाग, कोई भी गर्म मरुस्थल हो उसका जो पूर्वी भाग होगा ना, वहां औसत वर्षा जो होगी 25 से लेकर 50 डिग्री 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होगी। 25 से लेकर कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर तक। इस बात को मैं समझा सकता हूँ दूसरे तरीके से, साइड में इधर समझाऊंगा। यहाँ पूरा ऊपर डायग्राम बनाया मैंने, ये मैंने पहले भी समझाया था तुम्हें डायग्राम। आज छोटा छोटा इतना समझाऊंगा जितना उसमें जरूरत होगी, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर मैंने कहा जहां गर्म मरुस्थल हो गए, गर्म मरुस्थल ये मान लो पूरा पूरा मरुस्थल है, देख लो ये हमारा मरुस्थल है पूरा का पूरा, ये हमारा महाद्वीप पूरा का पूरा, ये महाद्वीप रहा हमारा। इस महाद्वीप का जो पूर्वी भाग होगा, महाद्वीप का जो पूर्वी भाग होगा, ये क्या है? गर्म मरुस्थल के पूर्वी भाग में जो गर्म मरुस्थल है पूरा का पूरा महाद्वीप, महाद्वीप का पश्चिमी भाग। मैंने कहा इसे पूरे मरुस्थल मान लिया, इसका जो पूर्वी भाग होगा, ये वाला भाग पूर्वी भाग में जहां औसत वर्षा 25 से 50 डिग्री 50 यहाँ जो वर्षा होगी ना वो 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होगी। कितनी होगी? इस अर्धशुष्क जलवायु को सहारा मरुस्थल में साहिल नाम से जानते हैं। अब सहारा मरुस्थल तुम जानते होंगे, ये अफ्रीका का मैप देखा तुमने इस तरह कर देखा अफ्रीका का मैप, यहाँ कौन सा जलवायु क्षेत्र पड़ेगा? यहाँ सहारा पड़ेगा। इसके नीचे जो क्षेत्र पड़ेगा ना, इस क्षेत्र को हम साहिल प्रदेश कहते हैं। साहिल प्रदेश नाम रखा गया। यही हमारा अर्धशुष्क गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्धशुष्क गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ कांगो घाटी नहीं आएगा, इस क्षेत्र में कांगो घाटी, तो इसकी सहारा मरुस्थल के इसके बीच में जो क्षेत्र पड़ेगा ना उसे अर्धशुष्क क्षेत्र बोल लेंगे, अर्धशुष्क गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं इसे ही हम साहिल के नाम से जानते हैं। कहाँ से? ये अफ्रीका के अंदर। इस अर्धशुष्क जलवायु को सहारा मरुस्थल में साहिल के कहते हैं, जो सहारा मरु में अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र को पृथक करता है। ये तो आया समझ में, जो सहारा को और ये दूसरे वाला भाग से अलग करता है, ठीक। ये लिखा हुआ है यहाँ से, बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं? कौन सा साहिल प्रदेश कहलाएगा? साहिल प्रदेश कहते हैं जो सहारा मरुस्थल में, इसे साहिल प्रदेश कहते हैं। जो यहाँ नीचे का भाग जो पड़ता होगा, ऊपर सहारा मरुस्थल होगा, ठीक। अर्धशुष्क होगा। कैसा होगा? इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? यानी क्या क्या हो रहा है? इस बात को इधर साइड में डायग्राम में बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। इधर आ जाओ साइड में कर अच्छी तरह, ठीक। तो देखो समझो ध्यान से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक। ये हमारा पृथ्वी होगी, ध्यान से सुनना। पृथ्वी होगी, पृथ्वी में ना जब जैसे सूर्य उत्तरायण होगा, जैसे सूर्य उत्तरायण होगा और सूर्य दक्षिणायन होगा, जो पृथ्वी के अंदर अक्षांश होते हैं ना, जो वायुदाब पेटियां हो उनके अंदर खिसकाव हो। आया समझ में? उनके अंदर क्या हो? खिसकाव। मैंने कहा था तुम्हें, ये जो वायुदाब पेटियां खिसकती रहती है, स्त्रियां हैं कभी भी स्त्री अस्थिर होती हैं, खिसकती रहती है। जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो वायुदाब पेटी जो खिसक कर ना ऊपर चला जाएगा, ITCZ भी खिसकता रहता है। आया समझ में? ये जो हमारा यो पछुआ पवन है ना, वे भी खिसकती रहती है। उस दिन समझाया था जब पहली बार से जलवायु क्लास ली थी, मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ, जाकर देख लेना, आराम से प्यार के साथ समझाया था। अब यहाँ ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। मान लो देखो यहाँ ध्यान से, ये हमारा 30 डिग्री अक्षांश, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है 30 डिग्री अक्षांश, दिख रहा है 30 डिग्री अक्षांश। और ये कौन सा? उत्तर में हमारा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है, ये 40 डिग्री अक्षांश। ये भाग दिखाई दे रहा है 60 डिग्री अक्षांश। ऊपर के भाग बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये 30 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री अक्षांश, ये हमारा 60 डिग्री अक्षांश। ये ना जो तुम्हें ये व्यापारिक पवनें दिखाई दे रही है, ये व्यापारिक पवनें 30 डिग्री से नीचे चलती थी। कहां चलती थी? 30 डिग्री से नीचे। लेकिन क्या हुआ, जो सूर्य था ना, सूर्य वो उत्तरायण होना स्टार्ट होगा। आया समझ में? और जब सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होगा तो ये जो व्यापारिक पवनें कभी यहाँ चला करती थी ना, इस एरिया में 30 डिग्री से नीचे, ये ना इनमें खिसकाव हो चुका। व्यापारिक पवनें थी, क्यों व्यापारिक पवनों ने खिसकाव हुआ? जो वायुदाब पेटी थी ना उसमें खिसकाव होगा। क्या होगा? आया समझ? जो व्यापारिक पवनें यहाँ चल रही थी ना, अब ये व्यापारिक पवनें ऊपर चलती है। मैंने कहा सूर्य जब उत्तरायण होगा या दक्षिणायन होगा, उत्तर में चला जाएगा तो वायुदाब पेटियों में खिसकाव होता। ये कभी भी स्थिर नहीं रहती। तो वायुदाब जो पेटियां थी, व्यापारिक पवनें जो कभी यहाँ 30 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में चला करते थे, ये व्यापारिक पवनें 30 से लेकर 40 की मध्य चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो पूर्वी भाग होगा ना, इस वाले भाग में घना घोर मात्रा में वर्षा होगी। इसलिए इस क्षेत्र में ना ये ऐसा जो क्षेत्र होगा केवल यही होगा। और ये कब होगा? ग्रीष्म काल में होगा। गर्मियों के समय में जब सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाए ना, गर्मियों के समय में जब सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाएगा तो वायुदाब जो पेटियां ना खिसक जाएगी और खिसक कर ना ऊपर उत्तर में चली जाएगी। तो व्यापारिक पवनें ऐसे चलना स्टार्ट कर देगी, इस भाग में जबरदस्त मात्रा में वर्षा करेगी। और ये भाग ना, ये भाग केवल सबसे पहली बार चीन में देखा गया था। इसलिए इस यहाँ की जो जलवायु हो ना, उसे पूर्वी चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। चाइना ना इस पूर्वी चीन तुल्य जलवायु के कारण वहां इतना अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो, सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन क्यों हो रहा है? एक वहां की भौगोलिक स्थिति भी बहुत स्पेसिफिक विशेष है। आया समझ में? कोई पूछे चाइना में इतना उत्पादन क्यों हो रहा है, तो चाइना में उत्पादन का ये भी तो कारण है, वहां की भौगोलिक स्थिति भी विशेष है। पूर्वी चीन तुल्य जलवायु पाई जहां वहां इकोनॉमिक्स में भी काम करेगा। जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है ना, वो सारे सब्जेक्टों के अंदर डिमांड है। कहा जाता है किसी जियोग्राफर पर सही कहा, एक बार जियोग्राफी पढ़ लेना 1000 नंबर का सिलेबस पक्का हो जा। आया समझ? क्योंकि सारे सब्जेक्ट बाद मांगे, पहले जियोग्राफी आ गई। अगर तुम किसी स्थान के बारे में पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो, उसमें जरूर तुम किसी विशेष स्थान को इंडिकेट करते हो और उस स्थान की नॉलेज, स्थानों की नॉलेज जियोग्राफी में मिलेगी। आया समझ में? तो जियोग्राफी पढ़कर ना बहुत सारे एग्जाम क्लियर हो जाए टोटल।
बताओ, इतनी बात बता, समझू सुनूंगा मैं, क्या बताऊं जी। आपने बताया कि वायु जो है ना, सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है, जब सूर्य उत्तर में जाता है ग्रीष्म काल में, तो जो वायु दाब पेटी होती है उनमें खिसकाव होता है। जब उनमें खिसकाव होता है तो यह सूर्य ना, जो व्यापारिक पवन है, ये 40 से लेकर 30 के मध्य चलने लगती है और चीन के पूर्वी भाग पर वर्षा करती है। इसलिए वहां जो इस जलवायु को पूर्वी चीन तुल्य जलवायु कहा जाता है। ऐसा केवल चीन में ही पाया जाता है। ओके, अब ये जैसे जैसे इस भाग में पहुंचेगी ना, तो क्षीण हो जाएगी, इनके अंदर आर्द्रता की कमी हो जाएगी, नमी नहीं रहने की इनके अंदर, क्योंकि सारी वर्षा तो इसने इस भाग में ही कर दी। बहुत कम मात्रा में पहुंचेगी। यहाँ जो वर्षा भी होगी लगभग 25 सेंटीमीटर के बराबर वर्षा। कितनी? सूखा क्षेत्र पड़ जाएगा, ये वाला भाग सूखे में चला जाएगा। और तुम देख लो ना, चीन के इधर साइड में मंगोलिया पड़ा, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बारिश नहीं होती। ओरिजिनल मैप में देख सकते हो तुम, बारिश नहीं होती भाई, नहीं होती बारिश। क्यों? क्योंकि इस वाले भाग में चला जाएगा, होगी भी ना के बराबर। छोटी छोटी सुंदर सुंदर घास पाई जाएगी, जिनमें शाहरुख खान पिक्चर बनाते हैं। आजा, आया समझ में? इतना बताओ, समझ में आया नहीं? इस वाले भाग में देखो, इधर इधर वाले साइड में इतना बताओ, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु समझ में आई कि नहीं आई? खड़े हो, बताओ क्या समझा? ऐसे नंबर लगाना पड़ेगा, बताओ। वीडियो मैंने कहा 100 स्तर प्राप्त, जो ना घबराओ तो। एक मिनट, मुझे सुनाई भी देना चाहिए। अब बताओ क्या कहना चाह रही है, बताओ। जब ग्रीष्म काल में सूर्य उत्तरायण होगा तो खिसक जाती है। अच्छा, और इसको माइक को हाथ में रख के जब बोलो। तो जो ये व्यापारिक पवन है 30 और 40 अक्षांशों के बीच में होती है। क्या होती है? चलने लगती है। तो ये ना जो चीन के पूर्वी भाग पे ही वर्षा कर देती है और आगे का जो भाग होगा वो सूखा ही रह जाएगा। हाँ, जो 1 बजे के बाद जब बर्थडे में आएंगे ना, तो फिर सूखा ही रहेगा, सब चीजें काफी धूपी होगी। बताओ क्या बताया, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास फटाफट। जब सूर्य हाँ, उत्तरायण होता है ना ग्रीष्म काल में, तो जो वायुदाब पेटियां में खिसक जाती है और जो ये व्यापारिक पवने ये 30 से 40 डिग्री अक्षांशों में ना चलने लगती है, जिससे ये चीन के पूर्वी भाग में चीन में ही वर्षा करती है। और इसलिए इन जो यहाँ की जो जलवायु ना, वो ना पूर्वी चीन तुल्य जलवायु कहा गया। और जो अगला क्षेत्र है ना, वो अर्ध शुष्क रह जाता है, उससे अगला तो बिल्कुल सूखा ही रह जाता है। सूखा नहीं रहने का। अभी देखिए वहाँ क्या होने वाला। हाँ, तो क्या वहाँ बारिश। दीदी को दो, बताओ क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी चल रही है? उत्तरायण हो रहा, सूर्य क्या हो रहा? कौन बोल रहा है? बताओ आप। बता। जब सूर्य उत्तरायण होने लगता तो ग्रीष्म काल, जब सूर्य उत्तरायण होने लगता तो जो व्यापारिक पवन है ना, वो 40 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में बहने शुरू हो जाती है। और पूर्वी भाग में, क्योंकि आर्द्रता युक्त होने के कारण पूर्वी भाग में वो वर्षा कर देती है और जो उसके अगले भाग वो अर्ध शुष्क रह जाता है। अच्छा, हाँ बस। हाँ, तो ये तो तुम्हारे सुनाने फीलिंग है, इसे दे। बताओ क्या समझे आप अभी? या जो मतलब जब उत्तर दिशा में मतलब सूर्य, हाँ, जब सूर्य मतलब उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में जाता तो वहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती है ना, उसे दे दे साइड में। घर जाकर पुरानी वीडियो देख लो, चुपचाप बैठ कर शांति से। देखी थी भैया, समझाओ क्या हो रहा है। इसमें हाँ हाँ बोल लो इसमें, अरे जल्दी सुनाओ। आपने बताया कि ग्रीष्म काल में जब हाँ। सूर्य उत्तरायण होता है तो जो वायुदाब पेटी होती है वो खिसकती रहती है। अच्छा। और जो व्यापारिक पवनें होती हैं वे 30 से 40 डिग्री के बीच में चलने लगती हैं। अच्छा। और जो चीन है उसके पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। और ऐसा सिर्फ चीन में होता है और ये उसके उत्पादन बढ़ाने का एक मुख्य कारण भी माना जाता है कि वहाँ का उत्पादन क्यों अच्छा है। और चीन के जैसे पश्चिमी भाग में ये किरणें, ये पवनें पहुँचती हैं। हाँ। तो वहाँ पे मतलब इनमें आर्द्रता युक्त हो जाती है, वे युक्त रहित हो जाती है, इसलिए वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। अच्छा, बस ठीक।
ऐसा चीज नहीं होता। इसे दे, बताओ, बैठ जाओ, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? जियोग्राफी चल रही। समझाया क्या है इसमें? वही तो बता रही थी मैं। जब ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरायण हो ना, तो जो मतलब वायुदाब पेटियों में खिसका होने लगा। उसे दे, माइक उसे दे। जब ग्रीष्म काल में सूर्य ना उत्तरायण होने लगा, तो जो वायुदाब पेटी में खिसकती है और जो व्यापारिक पवने में 30 से 40 डिग्री अक्षांश में बहने लगती है, और वहाँ पर चीन के अधिक वर्षा करती है, और जो चीन के पूर्वी भाग में वर्षा करती है, और जो सब पश्चिमी भाग हो वो सूखा रह जाता है। अच्छा दिखाओ, माइक दिखाओ। समझ में आया यहाँ तक? अब मेरी बात सुनियो, जरा सुनियो। जो पछवा पवने थी ना, कभी इधर चला करती थी पछवा पवने, कभी इधर चला करती थी पछवा पवने। वे पछवा पवने ना 40 से लेकर हमेशा 60 के मध्य चलती हैं हमेशा। यूपीएससी ने सवाल ही पूछा हुआ, पीरी में जो पूछा हुआ सवाल इस तरह कर कि जो पछवा पवने कहाँ चलती है, 40 से लेकर 60 अक्षांशों के मध्य चलती है। सुनूंगा इस बार, देख लेना ध्यान। लक्ष्मी इधर, 40 से लेकर 60 अक्षांशों के मध्य यह पछवा पवने चलती है। पंडवानी है, पछवा है, पछवा पवने चलती हैं। अब देखो, जैसे ही शीतकाल का मौसम होगा, शीतकाल के मौसम में, बरसात के मौसम में नहीं, शीतकाल के मौसम में, बरसात के मौसम में तलहाई के आलम में, अच्छा शीतकाल के मौसम में सूर्य ना दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएगा। शीतकाल के मौसम में ना सूर्य दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो पछवा पवने कभी 40 से लेकर 60 अक्षांशों के मध्य चला करती थी, आज वो 30 से लेकर 40 अक्षांश, पश्चिमी भाग में बता रहा हूं तुम्हें, 40 से लेकर 30 के मध्य चलनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो यहाँ का पानी होगा ना, पछवा पवनों के कारण इधर के भाग में, इधर वाले भाग में जाकर जबरदस्त मात्रा में घना घोर वर्षा करता। भूमध्य सागर वगैरह आसपास का क्षेत्र बता रहा हूँ तुम्हें। सर्दियों के मौसम में ना वहाँ जबरदस्त मात्रा में घना घोर वर्षा होती है। और ये जो सर्दी वाली वर्षा हो, भारत की ओर भी बढ़ा, जिसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। देवर स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, आया समझ में? ये जेट स्ट्रीम ऐसा करके चलती है, यूं करके चलती है, और भारत के ना जम्मू कश्मीर भाग पर जाकर ऐसा टकराती है, तो ऐसा करते समझ में आया? तो भारत में ना सर्दियों में 2 ही जगह वर्षा हो, एक तो जम्मू कश्मीर में और दूसरे नंबर में कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु के अंदर। आया समझ? जो जम्मू कश्मीर में वर्षा होगी ना, वो जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी। इसीलिए जो है यहाँ तो चलने वाला मानसून है ना, शीतकाल में चलने वाला मानसून, उसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद सर्दियों में दूसरे नंबर पर जो वर्षा होगी, तमिलनाडु के अंदर कोरोमंडल तट पड़ता, वो कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होगी ना, वो जो चाइना हो, चाइना के पास तो जो पूर्वी चीन तुल्य जलवायु आ गई, उसके पास तो ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी और धीरे धीरे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराएगी। उसे हम उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। उत्तर में होगा और पूर्व में होगा, चाइना ऐसे ही पड़ता है, उत्तर में होगा और पूर्व में होगा। समझ में आया? ऐसे करके आएगा मानसून और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर टकराएगा, घना घोर मात्रा में वर्षा कर देगा। कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, सर्दियों में कहाँ वर्षा होती है, शीतकाल में। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, जो पछवा पवने कभी यहाँ चला करती थी, आज शीतकाल, सूर्य जैसे दक्षिणायन होगा, शीतकाल के मौसम में अब यहाँ चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पता क्या होगा, इस वाले भाग में तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा होगी, यहाँ 25 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। ये वाला भाग ना अर्धशुष्क रह जाएगा, अर्धशुष्क, इसका मतलब अर्धशुष्क। इसलिए इस वाले भाग में ना स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। अरे भाई साहब, जो स्टेपी हो ना, स्टेपी तो घास के, फिर यहाँ वर्षा तो हो ही नहीं रही, तो जो पेड़ पौधे होंगे ना, उनका आकार ही नहीं बढ़ पाने का, कटीली कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। कैसी? आया समझ में? जो कटीली कटीली झाड़ियां पाई जाएगी। और यहाँ ना गेहूं तो जबरदस्त मात्रा में होगा, गेहूं की पैदावार सर्वाधिक मात्रा में होगी। छोटे छोटे घास पाए जा, छोटे छोटे घास पाए जाएंगे। और जो ना ठीक यहाँ, लेकिन यहाँ वर्षा नहीं हो पाएगी। जब वर्षा ना होने के कारण ना इस क्षेत्र में पता क्या होगा, यहाँ जो जानवर होंगे उनके लिए छिपने के लिए भी और उनके लिए सुविधाजनक भी होगा। तो जैसे चित्ता हो गया, आया समझ में, वो शेर हो गया, भालू हो गया, इस तरह के जानवर हमेशा अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलो
और ऊपर वाला भाग जो वाला भाग है ऐसा यहाँ हाल होगा, यहाँ हाल होगा। पता क्या होगा, इस वाले ये वाला भाग जो ऊपर वाला भाग ये भी ऐसे सूखे में चला जाएगा। लेकिन इसे बोल लेंगे साइबेरिया तुल्य जलवायु। कौन सी? साइबेरिया तुल्य जलवायु। जो स्टेपी तुल्य जलवायु से बोलेंगे BSK, इसे बोलेंगे BWK। आए समझ में? चलो इस वाले भाग को देखते हैं जहां स्टेपी तुल्य जलवायु होगी। तो BWK पहले से देख लेते हैं, BWK वाले को देख लेते हैं, हाँ इसका क्या हाल चाल होगा। ठीक, तो हमने हेडिंग बनाई BWK, साइबेरिया तुल्य जलवायु। एक एक पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, फिर सुनो अभी क्या क्या बताया और देखना तुम यहाँ ये बात फिट होगी क्या। अपने जो तुम्हारे पास वर्ल्ड का मैप टंगा हुआ ना, उसमें मैं एक क्षेत्र का नाम भी चिन्हित करूंगा, तो तुम्हें बताना कि वहाँ ऐसा ऐसा पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये समझ लो, पूरी पृथ्वी समझ ली तुमने। कोपेन का अगर तुमने जलवायु का वर्गीकरण समझ लिया ना, पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी होगी तुम्हें, कहाँ कहाँ कैसी चीजें पाई जा रही है। BWK साइबेरिया तुल्य जलवायु। अब साइबेरिया वाला जो क्षेत्र तो रूस के अंतर्गत आगा ना, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र तो रूस के अंतर्गत आगा ना, और रूस के साइड में इधर यूक्रेन नहीं आगा। आजकल दोनों का युद्ध चल रहा है, इसलिए तो कहा जा जो साइबेरिया तुल्य जलवायु वहां उस क्षेत्र में जबरदस्त मात्रा में यहाँ गेहूं का उत्पादन हो। गेहूं का किसका? अभी देखिए कैसे कैसे नाम मिलेंगे तुम्हें। तो साइबेरिया जो तुल्य जलवायु होगी, यह जलवायु महाद्वीप के मध्य भाग में सूक्ष्म शीत, ऐसा इसका नाम देख लो क्या है, सूक्ष्म शीत मरुस्थल। सूक्ष्म शीत मरुस्थल, सूक्ष्म शीत मरुस्थल, ये डब्ल्यू का मतलब विंटर है, यहाँ से विंटर इज अ राइड। आया समझ में? सूक्ष्म शीत मरुस्थल। देखो यहाँ पछुआ पवने द्वारा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। इस भाग में ना पछुआ पवनों के द्वारा 25 सेंटीमीटर तक कम वर्षा प्राप्त होगी, बहुत ना के बराबर वर्षा प्राप्त होती है। शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवने नमी ग्रहण कर महाद्वीपों को पश्चिमी भाग में वर्षा करती है। तो महाद्वीप का पश्चिम, ये मैंने कहा देखो इस वाले भाग में पश्चिमी भाग में तो वर्षा कर देगी, ये वाला भाग सूखे में चला जाएगा। जो पछुआ पवने होंगे ना, इस वाले भाग में तो वर्षा कर देगी, ये वाला भाग कहीं में चला जाएगा सूखे में। 25 सेंटीमीटर भी कम वर्षा होगी यहाँ से। यहाँ जो वर्षा होती है ना पछुआ पवनों के कारण होती है साइबेरिया वाले में, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक कम वर्षा होगी। ये जो नमी पाकर ना इस वाले भाग में तो वर्षा कर देगी पछुआ पवने, लेकिन इस ये वाला भाग वैसे सूखे की चपेट में चला जाएगा। आया समझ में? ठीक, ये लिखा महाद्वीप के पश्चिमी भागों में वर्षा करती है, जिससे महाद्वीप के मध्य भाग, ये मध्य वाला भाग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। जैसे साइबेरिया मरुस्थल, ऐसा जो उत्तर में कहाँ पाया जाएगा, उत्तर में जैसा ऊपर उत्तर में होगा ना, ऐसे दक्षिण में होगा। जैसे तुम रूस में जाओगे तो रूस के साइबेरियन मरुस्थल पाया जा, साइबेरियन मरुस्थल नहीं पाया जाता। यहाँ ये चलते साइबेरियन हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। आया समझो, जो भारत में प्रवेश करती है, ये भारत में प्रवेश करती है, छत पर खड़े जाते हैं तुम, कभी कभी तुम्हें दिखाई देगी, उसके सर्दियों के मौसम में दिखाई देगी तुम्हें। आया समझ, कभी कभी ठंडी हवाएं आएंगी। जब तुम चलोगे ना नेक्स्ट मंथ में, सितंबर का महीने चल जाएगा, तो तुम्हें ठंडी हवाएं आएंगी, वर्षा नहीं होने की बिल्कुल भी। तुम्हें साइबेरियन हवाएं हैं। चलो ये साइबेरियन जो हवाएं होंगी ना, सुन लो ध्यान लगा, 25 सेंटीमीटर तक कम वर्षा प्राप्त होगी। ऐसा क्षेत्र कहाँ होगा? साइबेरिया मरुस्थल है, रूस में पाया जाएगा, अर्जेंटीना में पाया जाएगा, पेंटागोनिया का पठार। दक्षिण में कहाँ पाया जाएगा? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अमेरिका में। पेंटागोनिया का पठार, किसका पठार? ये पूछा हुआ पेपर में, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पाया जाएगा? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना, साइबेरिया मरुस्थल, रूस। ये इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? ये बता दो मुझे, साइबेरिया जो तुल्य जलवायु हो उसकी विशेषता पता लगी नहीं, तो बताओ साइबेरिया तुल्य जलवायु के कारण, साइबेरिया जो तुल्य जलवायु हो वह शुष्क क्यों रहेगी? वहां शुष्क मरुस्थल का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि पश्चिमी पवनें बहुत बदतमीज निकली, बेवफा निकली। पछुआ पवनें पश्चिमी भाग में वर्षा करके चली गई, पूर्वी उसके जो मध्य वाला भाग था ना, केवल वहां 25 सेंटीमीटर तक कम ही वर्षा प्राप्त हुई। इसे साइबेरिया जो तुल्य जलवायु क्षेत्र, इसे किसने धोखा दिया? आया समझ में? धोखा दिया है ऐसा खत्म जिंदगी है। इतना बताओ, समझा नहीं है? उसके बाद आगे चलो, इतनी बात बताओ, ऐसा उत्तर में ही पाया जाएगा, ऐसा दक्षिण में। चलो उत्तर में तो बता दिया, रूस में पाया जाएगा, दक्षिण में कहाँ पाया जाएगा? अर्जेंटीना कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका में है ना, और दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। अच्छा, तुझे पता? BSK बताइए। थैंक यू। और तुम्हें पता थैंक यू वाले क्यों? उन्होंने है सीखा है 17 का पढ़ा हो। ये जीप से निकालनी बंद कर दे, जिंदगी नहीं तो इसमें बीत जाएगी। समझ में आया? कितना पसीना आ रहा मुझे यार, पसीना नहीं आया? ये जुनून। इधर देख लो,
BSK इस वाला स्टेपी वाला। मैडम चुप हो जाओ प्लीज। मैडम अभी तो आप मगरमच्छ का अस्तु दिखा रहे थे। BSK स्टेपी तुल्य जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु, तो बीच वाली जो होगी स्टेपी तुल्य जलवायु नहीं होगी, इसे भी जान लेते हैं ये। लेकिन अब मेरी बात सुनने ना, ध्यान से मैं सुनूंगा भी क्या क्या बता रहा हूं, ठीक। यह सामान्य, आज हमारे वाला भाग जो बी वाला भाग पूर्ण रूप से खत्म हो रहा है, फिर हम कल इस वाले भाग में प्रवेश कर जाएंगे, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आज समझ लो, और फिर दो और पढ़ने इसके बाद, और फिर हमारा जलवायु वर्गीकरण खत्म हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे इसके बाद ही अंदर ही थोर्नथवेट का, तो हम कोपेन का पढ़ रहे थे। एक और वैज्ञानिक था उसने बताया, लेकिन उसका इतना इंपोर्टेंट नहीं जितना कोपेन का। कोपेन को मान्यता प्राप्त, ये भी देखना पड़ा किसे मान्यता प्राप्त किसे नहीं। समझो क्या हो रहा है देश में। स्टेपी तुल्य जलवायु, यूरास्टेपी तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र, यह सामान्यता शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। अच्छा इसका नाम तो देख लो, एस का मतलब अर्ध शुष्क शीत मरुस्थलीय जलवायु, अर्ध शुष्क शीत मरुस्थलीय जलवायु। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं है। यह सामान्यतः शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। यह जलवायु स्टेपी तुल्य जलवायु, यह जलवायु भूमध्य सागरीय पूर्वी, देखो इधर साइड में, भूमध्य सागरीय जलवायु पूर्वी चीन तुल्य जलवायु के मध्य में पाई जाती। ऐसे कह सकते हैं, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु के पश्चिम में तथा भूमध्य सागरीय जलवायु के पूर्व में पाई जाती है, तथा महाद्वीप के मध्य भाग में पाई जाती है। समझो, दोनों बात बोलनी पड़ेगी लाइन बड़ी करने के लिए। क्या ये बात ठीक है? महाद्वीप के मध्य भाग में ऐसे काम नहीं चलने का, तुलना करके बताना पड़ेगा। यह जलवायु है कौन सी? स्टेपी तुल्य जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु के पश्चिम में, पूर्व में, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु के पश्चिम में तथा महाद्वीप के मध्य भाग में पाई जाती है। ये कहना चाह रहा था मैं तुम्हें, ऐसा समझना। 4 चांद लगा दिया है। और देखो पाई जाती है। यहां वर्षा, जो भूमध्य सागरीय जलवायु हो ना, यहां जो वर्षा करेगी इस वाले भाग में 50 सेंटीमीटर की वर्षा, अधिकांश जो वर्षा होगी इसके कारण होगी पश्चिमा पवनों के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होगी, 25 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। सुन लो, जहां स्टेपी तुल्य जलवायु होगी ना, वहां अधिकांश जो वर्षा होगी वो वर्षा ना पश्चिमा पवनों के कारण होगी, 50 सेंटीमीटर की वर्षा, और जो व्यापारिक पवन होगी वे लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा करती पाई जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, स्टेपी तुल्य जलवायु वाले भाग में वर्षा व्यापारिक पवनों के कारण कम मात्रा में तथा पश्चिमा पवनों के कारण अधिक मात्रा में 50 सेंटीमीटर तक होती है। ऐसे लिखोगे, उसके बाद खास बात सुनो मेरे भाई, सुनो। यह जो मैदान होगा, सुन लो, यह क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान गेहूं उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्र न गेहूं उत्पादक के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। यूक्रेन है ना, यूक्रेन का नाम सुना है मैडम? जो यूक्रेन होगा ना, यूक्रेन के अंदर सर्वाधिक मात्रा में गेहूं पाया जाता है। यूक्रेन और रूस, यूक्रेन को तो उसका गेहूं का कटोरा भी कहा जा। गेहूं का कटोरा किसका? क्योंकि यहाँ स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जा, गेहूं उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्षेत्र पता लगा 50 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक कम वर्षा होगी। ऐसे सुंदर घास पाए जाएंगे वहां, सरसों के खेत बड़े बड़े वहीं पाए जाएंगे। आया समझ। एक मूवी है, नाम बता रहा हूँ, वीर जारा, सुनी? वीरजा मूवी, उसमें मेरे देश में मेहमान को पता नहीं क्या कहते, कौन सा गाना था? देश मेरा रंगीला रंगीला रंगीला, ऐसा देश है मेरा, वो बस में बैठा जा, वो वही शूट कर रखा। आया समझ में उसमें? अरे चुप हो जा, चल क्या दिया नंबर 786। गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र ना गेहूं उत्पादक क्षेत्र होता, जो स्टेपी तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र होगा। अच्छा, इतनी बात बताओ समझ में कि नहीं आई? लेकिन तुम्हें बताऊं, यहाँ जो घास के मैदान होगा ना, उनका नाम भी बता रहा हूँ तुम, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जा। ऐसे उत्तर में मिलेंगे, ऐसे दक्षिण में मिलेंगे, देख लो, और ये नाम भी याद रखने। जो स्टेपीज है ना, यहाँ जो घास के मैदान पाए जा, उन्हें हम स्टेपीज बोलते हैं। और यूक्रेन में
यूक्रेन के अंदर उन्होंने स्टेपेज बोलते हैं, यूक्रेन तो बर्बाद कर दिया। अभी हाँ, अभी तुम क्या पढ़ रहे थे जब तुम रूस का यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो तुम क्या पढ़ रहे थे? खाद्य संकट आ रहा। अबे खाद्य संकट तो यूं है ना, देख लो ना, यहाँ खाद्य उत्पादन भी तो इतनी अधिक मात्रा में होगा। जब तक भूगोल नहीं समझोगे तब तो उस क्वेश्चन को अच्छा लिख ही नहीं पाएंगे। आज अब तुम आराम से लिखोगे, एक लाइन 2 लाइन में इनसे निकाल दूंगा। कैसे निकाल लूंगा? देखो लिखते वक्त कैसे निकाल लूंगा। रूस यूक्रेन का क्षेत्र स्टेपी तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र गेहूं उत्पादन के मामले में सर्वाधिक मात्रा में प्रथम स्थान पर पाया जाता है। 2 लाइन हिंदी निकलेगी, ऐसे निकालेगा लेगा वो, समझ बात है। तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे उदाहरण लेकर ना बड़ा बड़ा सवाल करते हो। इतना बड़ा बड़ा सवाल, सारी नॉलेज होनी चाहिए, समझ गए। यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी दे दी, पता लगा रूस और यूक्रेन के खाद्य संकट के बारे में लिखने जा रहा, वैश्विक खाद्य संकट के बारे में लिखने जा रहा। अब यूं पता नहीं खाद्य संकट किस चीज को लेकर आ, वो पूछना चाह रहा था तुमसे कि तुम उसकी भूगोल की जानकारी भी है कि नहीं है। आया समझ में? अब भूगोल की जानकारी एनसीईआरटी की है कि नहीं है, और एनसीईआरटी का डाटा ले ठाकर लिख बैठ कर अच्छे तरीके से लिख। आया समझ? ऐसे ऐसे लाइन नहीं चुरानी पड़। जब तक तुम चोर नहीं बनने का नहीं यूपीएससी में, तब तक तो कुछ होने का नहीं। 2 लाइन वहां तो उठा ली, एक वहां तो उठा ली कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दो उसमें तो हिस्ट्री में तो खींच ली, एक यहाँ तो खींच ली। इस तरह करके 10-12 लाइन में क्वेश्चन तैयार कर दिया। और ये तो चाहिए सर उसका तुम यूपीएससी का उत्तर लिखने वाले का इंसान का दिमाग 360 डिग्री घूमना चाहिए। आया समझ में? और जब तक तुम्हारा टाइम आगा ना, तब तक दिमाग 720 डिग्री घूमेगा, उसके ऊपर लेर चढ़ जाएगी पूरी की पूरी। आया समझ? चलो आगे पता लग गया स्टेपेज कहाँ कहते हैं? यूक्रेन में। क्या कहते हैं? स्टेपीज। उसके बाद हंगरी, हैनरी नहीं हंगरी, इसे यहाँ कहते हैं पुस्ताज। ये हंगरी देश है। हंगरी बताओ कहां पड़ती है? हंगरी हंगरी कहां आएंगे? हाँ यूरोप में पड़े। हंगरी हो गया। उसके बाद होगा प्रेरी, प्रेरीज भी बोलो, प्रेरीज ये बोलते हैं अमेरिका में। बताओ ऐसे ऐसे घास के मैदान, ठीक। अब एक खास बात बताने जानो तुम, चुप बताओ। जो स्टेपी है, स्टेपीज विश्व का अन्न का भंडार कहा जाता। जो स्टेपी है, स्टेपी नाम कहां से? यूक्रेन में, इसलिए तो कहता है यूक्रेन को विश्व का अन्न का भंडार कहा जाता। यानी विश्व में ना जितना भी गेहूं भेजा जाना उत्पादित करने के बाद, उसमें यूक्रेन का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए यू कहते वैश्विक खाद्य श्रृंखला बाधित न हो जा। आए समझ में? लेकिन पता चला बाद में जाकर कि भारत का ना जो एफसीआई है, फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, उसके यहाँ जो गेहूं पड़ा वो सड़ रहा। आए समझ में? भारत इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सके, इसलिए तो एडिटोरियल लिखे जा रहे थे। तो सब चीजें थीम हो और वो थीम के पीछे बैकग्राउंड छिपा हुआ हो। आए समझ में? ठीक। चलो, स्टेपीज को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। और जीके में लूसेंट में क्या सवाल पूछा? जब विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जा। आए समझ में? क्यों कहा जाए? वो तो जिसे जलवायु पड़ रखी होगी तो उसे बताता नहीं क्या स्थिति। वहां देखो 50 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा होगी। ये भाग अर्धशुष्क क्षेत्र में चला जाएगा। जब चला जाएगा तो वहां ऐसी घास पाई जाएगी, ऐसे मौसम होंगे, ऐसे लोग होंगे। ऐसे समझ में? ऐसे वातावरण होगा। तो समझ ही हो। ऐसे समझ में? आज सुबह के क्लास में तो बच्चे पूछ रहे थे इन बच्चों को आप 4 घंटे पढ़ाओ क्या? मैंने कहा बेटे में पूरी की पूरी कॉपी लिख देंगे जो तुम्हारी लूसेंट की किताब है। इतना डाटा उनके दिमाग में होगा। ऐसे समझ में? ठीक। और लूसेंट तुम खोल कर देखेंगे ऐसे इतनी फैक्ट लिखा हुआ सिर्फ वहां से, उन्होंने कुछ नहीं पता इसके अलावा। समझ ये बात? मैंने कहा तुम इसे आज रटोगे तो 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे। ठीक। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो पड़ा रहेगा। एक बार कॉपी उठाकर दोबारा भी पढ़ने लगे ना 15-20 दिन बाद तो तब भी याद आ जाएगा उनको हो क्या रहा था। समझ आई बात? या तो लूसेंट की दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि यूपीएससी का जो लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पढ़ना पड़ेगा, तुम एक चीज को कई बार पढ़ना पड़ेगा। समझ आई बात? है सिलेबस तुम्हारी टेबल पढ़ना चाहिए और क्वेश्चनों तो तुम्हें प्रेम होना चाहिए। क्या कहा? सिलेबस तुम्हारी क्वेश्चनों तो प्रेम होना चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए क्वेश्चनों के अंदर। इस क्वेश्चन को समझ में क्यों नहीं आ रहा हो? मैं इसका क्वेश्चन कैसा होगा, कैसे इसको तोड़ा जाएगा, इतना ही क्वेश्चन उठाकर सर्च कर लिया। आया समझ में? और क्या अमेजन पर जाकर कपड़े सर्च करे? अभी तक मीशो पर जाकर देख रहे सस्ते कपड़े कहां मिलेंगे। देख लो, जो प्रेरी होगा ना, प्रेरी को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जा। प्रेरी कहां पाया जा? अमेरिका में। तो प्रेरी को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जा। प्रेरी जो घास के मैदान है ना, अमेरिका में बहुत फेमस है। हॉलीवुड की अधिकांश भूमि यही बनी हुई। यहाँ बसंत काल तथा शीतकाल में गेहूं का उत्पादन होता है। 12 के 12 महीने गेहूं का उत्पादन हो, ऐसा हाल है अमेरिका में। तो क्यों ना उत्पादन के मामले में
जब लाल बहादुर शास्त्री ने ना यूं कहा था, हमारे यहाँ युद्ध चल रहा था चाइना का और भारत का, तो हमें वो दे दो गेहूं, सड़ा हुआ गेहूं भेजा था उन्होंने, इतनी अधिक मात्रा में गेहूं उनके यहाँ। समझ में आई बात यार? ठीक, तो दिन सब गाव, हमारे यहाँ जब हरित क्रांति हुई ना, आज हम अव्वल हो चुके, अव्वल हो चुके। परेरीज, परेरीज सुन लो, जो परेरीज है ना, इसे गेहूं की पेटी बोलते कनाडा में, कनाडा के अंदर बोलते हैं गेहूं की पेटी परेरीज को। मक्का, जो मक्का ना, ये यूएसएस, जो परेरीज दो मैंने कहा जो गेहूं की पेटी है वो कौन सा, कनाडा, और जो मक्का के लिए फेमस है वो कौन सा, यूएसए। ये सारे परेरीज घास के मैदान है, यहाँ ऐसी ऐसी विशेषता इनकी, समझ में बात यार? और देख लो, पंपास का नाम सुना है, पंपास, पंपास ये गेहूं की ना अर्धचंद्राकार पेटी हो, और ये पता कहां पाई जा पंपास, ये पाई जा दक्षिण अमेरिका में। कहां से? अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में। वो तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पंपास, पंपास, इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? कल हम इसके बारे में चर्चाएं कर रहे होंगे, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु अक्षेत्र। आज समझ में, जलवायु समूह भी कह सकते हैं, क्षेत्र भी कह सकते हैं। कल इसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। अब तुम क्या करोगे, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना उसे डेली का डेली याद कर नाम से, एक रणनीति में और बदलाओ। समझ आई बात? या जितना भी पढ़ाऊंगा ना उसे डेली का डेली याद करके चलो, उससे क्या होगा, तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन में साथ साथ में दे रहा हूं, देखते चलो कि आधा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तक? अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स। क्या ऑफ करो।